मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित कैशलेस उपचार योजना शुरू की। तो इस योजना का उद्देश्य देश भर में सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना है। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 में कैशलेस उपचार योजना पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कैशलेस उपचार का कानूनी आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रदान किया गया था। 1988 के अधिनियम को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया था। योजना की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। तो उपचार लागत अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी, बशर्ते पुलिस को दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाए। इसके अतिरिक्त हिट एंड रन मामलों के लिए मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों आदि के साथ समन्वय करके कार्य किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट एप्लीकेशन NHA को योजना के कार्यान्वयन में मदद करेगी। कवरेज, तो सभी तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। योजना की आवश्यकता और प्रासंगिकता देखते हैं। तो मृत्यु दर में कमी, पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1.8 लाख मौतें हुई थी और इनमें से 66% दुर्घटनाएं 18 से 34 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के साथ हुई थी। गुड समैरिटन को प्रोत्साहित करना, तो गुड समैरिटन वह व्यक्ति होता है जो आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा यह गोल्डन ओवर के दौरान उपचार में भी मदद करेगी। सड़क में सड़क सुरक्षा संबंधी पहले, तो ब्लैक स्पॉट्स यानी दुर्घटना का कारण बनने वाले स्पॉट्स की पहचान, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, सड़क सुरक्षा ऑडिट्स और एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है विदेश मंत्री ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से पहले भारत के प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसे 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करना है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। यह दिवस इसी की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी, तो भारतीय प्रवासियों के विषय में जानते हैं। उन लोगों को भारतीय प्रवासी कहा जाता है जो उन क्षेत्रों से चले गए हैं जो वर्तमान में भारतीय गणराज्य की सीमाओं के भीतर है। इनमें शामिल है अनिवासी भारतीय यानी NRI, PIO और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 2015 में PIO और OCI कई धारकों को एक श्रेणी यानी OCI के अंतर्गत मिला दिया गया था। भारतीय प्रवासियों की स्थिति, तो मई 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 35.42 मिलियन प्रवासी भारतीय हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार इनमें लगभग 15.85 मिलियन NRIs शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक 5.4 मिलियन प्रवासी भारतीय हैं। प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान जानते हैं। तो आर्थिक की बात करें तो प्रवासी भारतीयों द्वारा विदेश से भेजी जाने वाली धनराशि देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान हस्तांतरण, तो प्रवासी भारतीयों से हस्तांतरित होने वाला तकनीकी ज्ञान और वित्त भारत के घरेलू उद्यमशीलता इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। इससे विदेशी निवेशकों में विश्वास अर्जित करने में मदद मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ता है। कूटनीति, दक्षिण एशिया व पश्चिम एशिया में प्रवासी भारतीयों की विशाल आबादी परस्पर संबंधों को बढ़ाने व पोषित करने में योगदान देती है। साथ ही भारत की वैश्विक छवि को सकारात्मक रूप से आकार देने का अवसर भी प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, तो वे भारतीय संगीत, भोजन, आध्यात्मिकता आदि को लोकप्रिय बनाकर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के साथ सहभागिता बढ़ाने के लिए शुरू की गई कुछ पहले जानते हैं। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से शुरू की गई थी। भारत को जानो कार्यक्रम, यह 21 से 35 वर्ष की आयु के भारतीय प्रवासी युवाओं के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रवासी युवाओं को भारत के बारे में जानकारी देकर उन्हें अपने पैतृक देश से जोड़ना है। भारतीय समुदाय कल्याण निधि, इस कोष का गठन संकट और आपातकाल के समय प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर चिंता जताई। तो शीर्ष न्यायालय ने एक वाद की सुनवाई करते हुए कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन किया जाना था। हालांकि अधिनियम लागू होने के बाद भी यह समिति अब तक नहीं बनाई गई है।
इस अधिनियम के तहत 4 स्तरीय संस्थागत संरचनाएं स्थापित करने को प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति इनमें से एक महत्वपूर्ण संरचना है। समिति का उद्देश्य बांध टूटने से होने वाली आपदाओं पर रोक लगाना और बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना है। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि तथा 3 विशेषज्ञ शामिल होंगे। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के विषय में जानते हैं। तो इसका उद्देश्य है बांध टूटने से जुड़ी आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना। संस्थागत तंत्र के 4 स्तर हैं। केंद्र स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और NCDS तथा राज्य स्तर पे है राज्य बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा गठन। ठीक है। भारत में बांध सुरक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदम, तो बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर, इसे केंद्रीय जल आयोग द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है। बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना, तो यह परियोजना विश्व बैंक तथा एशियाई अवसंरचना विनिवेश बैंक द्वारा समर्थित है। अन्य बांधों की भूकंप से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र, डैम हेल्थ एवं रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन आदि। ठीक है। देखते हैं बांध सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख चिंताएं। तो पुराने होते बांध, भारत में 80% से अधिक बड़े बांध 25 साल से अधिक पुराने हैं। अवसादन जमाव, इसके कारण बांधों की भंडारण क्षमता कम हो जाती है। भूकंपीय जोखिम, तो बांध भूकंपों के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 2001 में भुज भूकंप के दौरान चांग बांध को गंभीर क्षति हुई थी। ठीक है, ये बात की हमने बांध सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख चिंताओं के संबंध में। अब बात करेंगे भारत के विदेश सचिव और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। तो ये तालिबान द्वारा 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण के बाद भारत और तालिबान के बीच उच्चतम स्तर की बैठक थी। दोनों पक्षों ने भारतीय मानवीय सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा की और व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की। भारत अफगानिस्तान संबंध पृष्ठभूमि देखते हैं। दोनों देश मैत्री संधि 1950 पर हस्ताक्षर के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। तालिबान की वापसी, भारत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन वार्ता और सहयोग जारी है। भारतीय दूतावास में तकनीकी टीम की तैनाती, तो इसका उद्देश्य मानवीय सहायता प्रदान करना और अफगान लोगों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना है। आधिकारिक संयुक्त सचिव बैठक नवंबर 2024, तो काबुल में भारतीय राजनयिक और तालिबान के रक्षा मंत्री के बीच पहली आधिकारिक बैठक हुई थी। भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व, तो अवस्थिति है। अफगानिस्तान की अवस्थिति को हार्ट ऑफ एशिया के रूप में संबोधित किया जाता है। यह प्राचीन समय से भारत के लिए खैबर और बोलन दर्रों के माध्यम से मार्ग के रूप में उपयोगी रहा है। स्थिरता और सुरक्षा, तो अधिकतर आतंकवादी समूह अफगानिस्तान में शरण लेते हैं, अतः रचनात्मक सहयोग से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सकता है। मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी, तो अफगानिस्तान सामरिक रूप से मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के चौराहे पर अवस्थित है। भारत की सॉफ्ट पावर संबंधी छवि को मजबूत करना, तो 2021 के अंत में सूखा प्रभावित अफगानिस्तान को गेहूं की आपूर्ति जैसी मानवीय सहायता प्रदान करने से भारत की सॉफ्ट पावर छवि मजबूत हुई है। भारत अफगानिस्तान में कई परियोजनाएं जैसे अफगान भारत मैत्री बांध, जरांज डेलाराम राजमार्ग आदि परियोजनाओं में शामिल है। अफगान भारत मैत्री बांध को पहले सलमा बांध के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जा रहा है कि चीन काबुल में शहरी विकास परियोजनाओं को शुरू कर रहा है। साथ ही चीन और अफगानिस्तान के बीच राजदूतों की आधिकारिक यात्राएं भी संपन्न हो रही हैं। ठीक है, बात करते हैं अब मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो यह दर्जा मराठी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में उसकी भूमिका को स्वीकार करता है। भारत में शास्त्रीय भाषा, तो भारत सरकार ने 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था। शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड, तो ये मानदंड 2004 में तय किए गए थे। बाद में 2024 में भाषा विशेषज्ञ समिति ने इन मानदंडों में संशोधन किए थे। ये मानदंड है, संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए। वास्तव में इस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों का अभिलेखित इतिहास होना चाहिए। संबंधित भाषा का अपना प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए। साथ ही इस भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियां इन प्राचीन साहित्य ग्रंथों को अपनी विरासत मानती हों। कविता, अभिलेख, शिलालेख, साक्ष्य के अलावा संबंधित भाषा के अपने ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ भी होने चाहिए। शास्त्रीय भाषा और उनके साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले हो सकते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त अन्य भाषाएं, तो शुरुआत से 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ये है तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। हाल ही में मराठी के अलावा पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं के लिए यह दर्जा स्वीकृत किया गया है। शास्त्रीय भाषाओं के लाभ जानते हैं। तो संरक्षण और दस्तावेजीकरण,
शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से उस भाषा के प्राचीन ग्रंथों के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही अनुवाद, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डिजिटल मीडिया आदि में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। शैक्षणिक लाभ तो शिक्षा मंत्रालय उक्त भाषाओं के विद्वानों के लिए 2 प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रावधान करता है। वित्त पोषण, शोध और इन भाषाओं की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। मराठी भाषा तो मराठी भाषा के विषय में जानते हैं। मराठी इंडो आर्यन भाषा है। आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ है, जो पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्री प्राकृत सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। गाथा सप्तशती सातवाहन राजा हाल द्वारा रचित काव्य संग्रह है। यह मराठी की सबसे प्रारंभिक ज्ञात साहित्यिक कृतियों में से एक है। ठीक है, ये बात की हमने मराठी भाषा के संबंध में। अब बात करते हैं। एक नए अध्ययन से पता चला कि विश्व में ताजे जल की 24% प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का खतरा है। तो एक अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के नेतृत्व में किया गया है। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित लाल सूची के लिए वैश्विक स्तर पर ताजे जल में रहने वाली अलग अलग प्रजातियों हेतु किया गया अब तक का प्रथम आकलन है। इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। प्रमुख हॉटस्पॉट्स तो इसमें विक्टोरिया झील, जिसमें केनिया, तंजानिया और युगांडा है। टिटिकाका झील, इसमें बोल्विया और पेरू व श्रीलंका का आर्द्र क्षेत्र और पश्चिमी घाट भारत शामिल है। प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां केकड़े, क्रेफिश और झींगों के समक्ष विलुप्त होने का सबसे अधिक जोखिम है। इसके बाद ताजे जल की मछलियों का स्थान है। ताजे जल में रहने वाले 23,496 जीवों में से कम 4,294 प्रजातियां विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं। अन्य तथ्य देखते हैं। तो जल की उच्च अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और अधिक सुपोषण वाले क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक नहीं है। इसके विपरीत जल की कम अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और कम सुपोषण वाले क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक है। जल की उच्च अभावग्रस्तता का अर्थ है जहां जल की मांग अधिक और आपूर्ति कम है। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन का तात्पर्य जल में पोषक तत्वों की अधिकता से है, जिसके कारण शैवाल और पादपों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। ताजे जल से जुड़े कुछ तथ्य हैं। तो स्थिति, पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों में से लगभग 10% ताजे जल की प्रजातियां हैं। महत्व है, ये सुरक्षित पेयजल, आजीविका, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन शमन में सहयोग प्रदान करता है। ताजे जल के समक्ष खतरे तो प्रदूषण, मुख्यतः कृषि एवं वानिकी से, शरण जैसे कृषि उपयोग के लिए भूमि में परिवर्तन करना, जल निकासी और बांधों का निर्माण आदि। अन्य है अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ना और आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश होना। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के विषय में। तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। उद्देश्य है इसका सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी संगठनों को ज्ञान एवं साधन प्रदान करना। इसे मानव प्रगति, आर्थिक विकास, प्रकृति संरक्षण एक साथ संभव हो सकेंगे। सदस्यता तो यह सदस्यता वाला संघ है जिसमें सरकार और नागरिक समाज दोनों क्षेत्रकों के संगठन शामिल है। मुख्यालय है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये बात की हमने IUCN के विषय में। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। तो विश्व आर्थिक मंच ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की। 2030 तथा वैश्विक समष्टिगत रुझानों से लगभग 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। प्रौद्योगिकी से संबंधित भूमिकाएं प्रतिशत के हिसाब से सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियां हैं। इनमें बिग डेटा विशेषज्ञ, फिनटेक इंजीनियर आदि शामिल है। लिपिकीय और सचिवीय कर्मचारियों की पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी गिरावट आने की है उम्मीद है। 2025 से 30 की अवधि में कामगारों के सभी कौशलों में से 2/5 भाग यानी 39% में बदलाव लाने होंगे या वे उपयोगी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार विश्व आर्थिक मंच क्या है। तो WEF सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह सहयोग और प्रगति के लिए हितधारकों के बीच सार्थक संबंधों हेतु प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, अगली न्यूज है इसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में NGHM के अंतर्गत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई। इसकी घोषणा जनवरी 2023 में की गई। इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया। उद्देश्य इसका भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके घटकों के उत्पादन, उपयोग व निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना। लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना। मिशन की उपयोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करना है, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना है और हरित हाइड्रोजन हब्स का विकास करना है। ठीक है, अब बात करेंगे सोनो बुए के विषय में। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय नौसेना के लिए इंटरऑपरेबल सोनो बुए का सह उत्पादन करेंगे। यह पहल क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर भारत संयुक्त राज्य अमेरिका पहल के उद्देश्य से जुड़ी है। इसके विषय में जानते हैं। यह हवा से लॉन्च किया जाने वाला एक
एक्सपेंडेबल वेल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एकॉस्टिक सेंसर है। यह अन्य सोनार प्रणालियों की सटीकता बढ़ाने के लिए जल के तापमान से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। सोनार ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र के अन्वेषण और मानचित्रण के लिए सहायक है। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क की। एआई टच एलएलपी को दूरसंचार विभाग की यूएसओएफ की टीटीडीएफ योजनाओं के तहत वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया है। एआई टच 5G RAN के लिए घटकों का विकास करेगा। उल्लेखनीय है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अब डिजिटल भारत निधि के नाम से जाना जाता है। जानते हैं RAN के विषय में, तो ये वायरल दूरसंचार प्रणालियों का एक प्रमुख घटक है। ये सेल फोन और कंप्यूटर जैसे उपकरणों को रेडियो लिंक के माध्यम से नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। ये उपयोगकर्ता उपकरण और कोर नेटवर्क के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। कोर नेटवर्क ग्राहक के डेटा और स्थान की जानकारी का प्रबंधन करता है। घटक देखते हैं एंटीना, तो विद्युत संकेतों को रेडियो तरंगों में परिवर्तित करना, रेडियो डिजिटल सूचना को संकेतों में बदलना, तथा बेस बैंड यूनिट्स तो संकेतों को प्रोसेस करना। ठीक है, अब बात करेंगे सेल खड़ी की। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के बागेश्वर में सेल खड़ी के अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। सेल खड़ी, इसे स्टेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से बनी एक रूपांतरित चट्टान है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य उद्योगों में किया जाता है। स्रोत खदान के आधार पर इसमें अन्य खनिजों जैसे अभ्रक, क्लोराइड, एम्फीबोल्स, क्वार्ट्ज आदि की अलग अलग मात्रा होती है। स्वरूप ग्रे, नीला, हरा या भूरा रंग होता है। गुण है इसके अपेक्षाकृत नरम, बहुत सघन और अत्यधिक ताप प्रतिरोधी। उपयोग है इसका काउंटर टॉप, सिंक, अंगीठी, मूर्तियों आदि के निर्माण में, डिजाइन में। भंडार, भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार राजस्थान 57% और उत्तराखंड 25% आदि। ठीक है, अब जानते हैं आर्टीजियन दशाएं। तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के एक गांव में आर्टीजियन दशाएं देखी गई। इसके तहत भूमिगत जल अपेक्षाकृत अभेद्य या अपारगम्य चट्टान की परतों में फंसा रहता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई से कम पारगम्य चट्टानों से घिरा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत दबाव बहुत अधिक हो जाता है। आर्टीजियन दशाएं तब बनती हैं जब भूजल का प्रवाह पुनर्भरण क्षेत्र में निम्न ऊंचाई वाले निकासी बिंदु तक होने लगता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक जल स्रोत, ड्रिलिंग उद्योग आदि। ट्यूबवेल या कुएं से पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पंप की जरूरत होती है, लेकिन आर्टीजियन जल स्वयं भूमिगत दबाव के कारण ऊपर धरातल की ओर निकलने लगता है। ठीक है, अब बात करेंगे मियावाकी तकनीक की। तो महाकुंभ 2025 की तैयारी में मियावाकी तकनीक का उपयोग करके पिछले 2 वर्षों में प्रयागराज में लगभग 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सघन वन उगाए गए हैं। यह जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक पुनर्वनीकरण तकनीक है। इस तकनीक को शहरी क्षेत्रों में घने और देशी लघु वन विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस विधि में प्रति वर्ग मीटर के भीतर 2 से 4 प्रकार के देशज वृक्ष, झाड़ियां, ग्राउंड कवर प्लांट्स आदि रोपित किए जाते हैं। यह तकनीक भूमि के लघु खंडों के लिए आदर्श है। यह तकनीक संभावित प्राकृतिक वनस्पति की अवधारणा पर आधारित है और PNV वह वनस्पति है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि भारत में LPG कनेक्शंस की संख्या 2014 के 14.52 करोड़ से दोगुनी से अधिक होकर 2024 में 32.83 करोड़ हो गई है। इनमें से 10.33 करोड़ LPG कनेक्शन PMUY के तहत प्रदान किए गए हैं। जानते हैं PMUY 2016 के विषय में। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना पकाने के लिए LPG जैसा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। यह योजना पारंपरिक खाना पकाने के ईंधनों जैसी लकड़ी, कोयला, गाय के गोबर के उपले आदि के उपयोग को कम करने के लिए बनाई गई है। लाभार्थी निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित वयस्क महिला को कनेक्शन दिया जाता है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि। और मंत्रालय इसका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, बात की हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। अब देखते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा मलेशिया। राजधानी है इसकी कुआलालंपुर। तो भारत और मलेशिया ने आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली सुरक्षा वार्ता आयोजित की। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें अगर मलेशिया की, तो दक्षिण पूर्व एशिया में भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में स्थित है। दक्षिण चीन सागर इसे प्रायद्वीपीय मलेशिया यानी पश्चिम मलेशिया और पूर्वी मलेशिया यानी बोर्नियो द्वीप पर में विभाजित करता है। सीमावर्ती देश है इसकी स्थलीय सीमा थाईलैंड, ब्रुनेई और इंडोनेशिया से लगती है तथा समुद्री सीमाएं फिलीपींस, सिंगापुर व वियतनाम से लगती है। भौगोलिक विशेषताएं: प्रमुख पर्वत है मेन रेंज, सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, और प्रमुख नदियां हैं पहांग, राजंग, किनाबटांगन आदि। ठीक है, तो ये बात की मलेशिया की। तो आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, बार बार मेमोराइज करेंगे चीजें जिससे याद रहे। ठीक है, तो फिर अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।